नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे हरित क्रांति। दोस्तों आप देखेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में, जब भी कोई आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हरित क्रांति के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को प्रायः मिलता रहता है। जो कि दोस्तों हरित क्रांति हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और किसी भी परीक्षा आप देते हैं, जब देश के लिए इम्पोर्टेंट है तो स्वाभाविक सा है कि किसी एग्ज़ाम में उसके इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्णता के बारे में एग्जामिनर जानने की कोशिश करता है। तो दोस्तों हरित क्रांति जो है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और कौन किया और क्यों किया गया, इसको हम देखेंगे। और हरित क्रांति के बारे में क्या क्या और महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हरित क्रांति। दोस्तों हरित क्रांति, दोस्तों इसका नाम हरित क्रांति। दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता जो होते हैं दोस्तों, उसे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग को माना जाता है। दोस्तों जो विश्व में है, दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्व में और भारत में दोनों में अंतर है। दोस्तों विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक या जन्मदाता माने जाते हैं कौन? बोरलाग, नॉर्मन बोरलाग को माना जाता है। दोस्तों इनका जन्म दोस्तों अमेरिका में हुआ था। दोस्तों अमेरिका में हुआ था, लेकिन उन्होंने जो दोस्तों अपनी प्रयोगशाला या अपना कार्य क्षेत्र जो कर्मभूमि थी या जहाँ पर इन्होंने पढ़े लिखे या जहाँ पर कार्य किए, जहाँ पर अपना प्रयोगशाला किए, वहाँ पर वो मैक्सिको में किए थे। तो दोस्तों इसलिए ये मैक्सिको में इनका कार्य क्षेत्र दोस्तों मैक्सिको में था। दोस्तों भारत सरकार ने इन्हें 2006 में पद्म विभूषण से भी नवाजित किया है। किसे? इस नॉर्मन बोरलाग को किया है दोस्तों, नॉर्मन बोरलाग को। दोस्तों चूँकि आप लोग जानते हैं कि 1943 का भूखमरी हो गया या उसके बाद का भूखमरी। दोस्तों पहले ये था कि हमारे भारत में गेहूं की इतनी ज़्यादा समस्या होती थी या गेहूं की पैदावार उतनी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ उच्च किस्म की खेती नहीं हो पाती थी या उच्च किस्म की बीज नहीं रहती थी, तकनीकी कुछ कमियाँ रहती थी। तो इस वजह से हमारे यहाँ गेहूँ का उत्पादन नहीं हो पाता था। अच्छी किस्म गेहूँ तो उत्पादन किया जाता था, लेकिन दोस्तों जितना हम लोग छींटते थे गेहूँ या जितना बोया जाता था उतना हमारे यहाँ पैदावार नहीं हो पाती थी। तो दोस्तों चूँकि जब पैदावार नहीं होगी तो उससे किसान की मेहनत जो होती है, किसान की मेहनत बेकार जाती है, उसे श्रम बेकार जाता है दोस्तों, पैसा बेकार जाता है। वो तो है ही, ये जो जाता है किसान का बेकार जाता है। भूखमरी बेरोजगारी की भी समस्या रहती है और हमारा देश उससे वंचित रहता है। कहते हैं दोस्तों स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ मस्तिष्क का उपज होती है। दोस्तों जब हमारे पेट ही नहीं भरे रहेंगे तो हमारे अंदर मानसिक रूप से जो सही अवधारणा ही कहाँ से आएगी। तो कहीं न कहीं ये दोस्तों हमारे लिए गेहूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो उसी समय जो 1966 और 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों। किसने समय? हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1966 और 67 में शुरू हुई दोस्तों। उस समय उसके बाद आया इसमें जो भारत में लाने का दोस्तों हरित क्रांति को जो भारत में शुरुआत करने का है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों देखिए हमने लिख दिया, भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में भारत की गेहूँ की उच्च किस्मत है। देखिए दोस्तों हमने बताया है कि गेहूँ की उच्च उत्पादकता की प्रजातियों का विकास हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों हमने बताया 1966 और 67 में शुरुआत हुई। शुरुआत में दोस्तों इसमें आप लोग देखेंगे कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने का मिला दोस्तों हरित क्रांति का। इसका साइड इफ़ेक्ट ये रहा दोस्तों कि जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति चूँकि जब चालू हुआ दोस्तों तो स्वाभाविक सा जब इतना बड़ा भारत है तो हर स्टेट में अलग अलग होता है कि किस क्षेत्र में कितना ज़्यादा पैदावार हुई, किधर कितना कम हुई। तो इसमें देखा गया कि हरित क्रांति से जो लाभ हुआ, इसके हरित क्रांति के लाभ से जो हमें प्राप्त हुआ कि इसमें ये पता चला कि दोस्तों कि कुछ ही क्षेत्र या कुछ ही स्टेट हैं जिसमें इसका ज़्यादा बहुत लाभ हुआ। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे लाभान्वित जिले होते हैं। ये पूछ चुका है दोस्तों एग्जाम में, ये सब पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। 1966-67 में शुरुआत हुई दोस्तों। भारत में इसके जन्मदाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और सर्वाधिक लाभ किस स्टेट को हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को इससे लाभ हुआ था। किससे? हरित क्रांति से। दोस्तों इसके बाद जो था इसके चरण चलाए गए। पहला चरण में 1966-81 चला और जो कि तीसरा चरण दो था दोस्तों 1995 के बाद पूरे देश में 1995 के बाद पूरे देश में हरित क्रांति को फैला दिया गया। दोस्तों जब इसके बाद फैला दिया गया धीरे धीरे
हमारे यहाँ गेहूं की उच्च किस्मता होने लगी। जब दोस्तों कहा जाता है कि जब उच्च किस्म के गेहूं के बीज हमारे पास हो गए, धीरे धीरे किसान अपने आप पास स्टोर करने लगे, धीरे धीरे हम लोग गेहूं प्रधान देश हो गए। आज दोस्तों गेहूं उत्पादकता में हमारी कोई समस्या नहीं होती है। दोस्तों आप लोग देखेंगे, ये भी पूछता है कि क्वेश्चन में कि भारत में यानी हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा किस गेहूं को हुआ था, मतलब गेहूं को हुआ था, ना कि चावल को। दोस्तों आप सबसे ज़्यादा लाभ जो कि गेहूं पर फोकस किया गया था, और भी खाद्यान्न फसलों पर किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ जो हुआ था वो गेहूं को हुआ था। दोस्तों हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ गेहूं पर हुआ और दूसरे पे चावल को हुआ था। किसको हुआ था दोस्तों? दूसरे पे, सेकेंड पे जो था वो ये था, फर्स्ट पे दोस्तों गेहूं था। गेहूं को सबसे हुआ था। ये भी पूछता है दोस्तों कि जो गेहूं था, गेहूं की प्रजाति जो हमारे यहाँ आई थी वो कहाँ की थी? वो मैक्सिकन प्रजाति का था, मैक्सिकन प्रजाति का था, जो कि नॉर्मन बोरलाग जो थे अमेरिका में पैदा हुए थे। उन्होंने मैक्सिको में अपना कार्य क्षेत्र किया, वहाँ पर प्रयोगशाला बनाकर वहाँ पर जो भी उसका परीक्षण किया दोस्तों। तो इस वजह से ये मैक्सिकन प्रजाति से जो गेहूँ था। दोस्तों 28 जुलाई 2002 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। दोस्तों आप लोग सोचेंगे नई राष्ट्रीय कृषि नीति से क्या फ़ायदा होगा, तो दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि 28 जुलाई 2002 को ये पूछ चुका है। दोस्तों आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में UPPCS में कि 2002 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई दोस्तों, जिसमें इसके तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना आई। दोस्तों ये पूछ चुका है कि इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, इंद्रधनुषी क्रांति कब लाई गई? तो ये कब लाई गई? 2002 में 28 जुलाई को। किसके तहत लाई गई? तो नई राष्ट्रीय कृषि नीति की तहत लाई गई है। दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो कि इंद्रधनुष होता है वो 7 रंगों से बना होता है। बैनी आपी नाला यानी बैगनी, नीला, पीला, हरा, नीला, आसमानी, ये सब जो भी है इंद्रधनुषी में। उसी तरह दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब ये है गया कि बहुत सारी जितनी भी क्रांतियाँ हैं, जितनी भी क्रांति ले, जैसे अंडा उत्पादन के लिए हो गया, दूध उत्पादन के लिए हो गया, अंडा हो गया, नीली क्रांति आ गया, अंडा से श्वेत क्रांति जो हो गया, दूध से उत्पादन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, कीट पालन हो गया। इसी तरह और भी जितनी क्रांतियाँ चलाई गई, काली क्रांति चलाई गई दोस्तों। इसी तरह उसे वे जो सातों सभी को मिला करके मतलब 7 से अधिक भी, ये केवल उसको एक संकेत दिया गया इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब है कि 1 से अधिक क्रांतियों को लाया गया, कि मतलब कि सभी क्रांति जिस क्षेत्र में हमारे पास उत्पादकता सही नहीं है उसमें उसकी क्रांति लाया जाए, उसमें उसको बढ़ावा दिया जाए और उच्च उत्पादकता या उच्च किस्म की बीजों का हमें उत्पादन करके उसको बढ़ावा दिया जाए। इसी वजह से इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत की गई नई राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत। कब लाई गई? 2002 में 28 जुलाई 2002 को। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विषयालय, ये देखिए दोस्तों बहुत पूछता है भारत में जीबी पंत, ये पूछता है दोस्तों जीबी पंत कृषि विद्यालय। जब भारत दोस्तों ये पंतनगर पहले दोस्तों जब उत्तराखंड यूपी पहले जब विभाजित नहीं था उसके पहले ये पंतनगर उत्तराखंड में अब पड़ता है। 0 टिल बीज उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया, 0 टिल बीज उर्वरक का उत्पादन किया गया। इसमें जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा, किसके द्वारा? जीबी पंत द्वारा 0 टिल बीज उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। अब दोस्तों सोचोगे ये क्या है टिल बीज का मतलब टीलेज पद्धति होती है दोस्तों, खेती करने की एक पद्धति होती है जिसे कहते हैं टीलेज पद्धति। टीलेज पद्धति में दोस्तों ये किया जाता है कि इसमें बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। दोस्तों ये होता था, इसमें टीलेज पद्धति में ये लाभ हुआ, जैसे कई बार आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है, किसान कहता है, आप लोग गांव में सुने होंगे कि किसान कहता है कि जितना हम बोए नहीं उतना जुताई खटाई या कटाई में हमने दे दिया पैसा। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए कि ऐसी पद्धति लाया जाए जिसमें हमें बिना जुताई किए ही कई सालों तक ऐसी फसलों को उगाया जा सके। इस वजह से इसे बिना जुताई के कई सालों तक उगाया जा सके। जैसे फूल कोई उगाता है, कोई फूल उगा रहा है, कोई पेड़ उगा रहा है, तो फूल की खेती भी टीलेज पद्धति के तहत आता है। दोस्तों अब देखेंगे अगले पॉइंट में आप देखेंगे स्वामीनाथन द्वितीय हरी क्रांति। दोस्तों इसके बाद द्वितीय हरी क्रांति है। द्वितीय हरी क्रांति जो शुरुआत दोस्तों 1883-84 में हुई है। 1983-84 देखिए, 1983-84 हम लिख दिए हैं। द्वितीय हरी क्रांति के जन्मदाता भी डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों इसमें
इसे द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति कहते हैं दोस्तों। इसे सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। द्वितीय हरित क्रांति में दोस्तों जब पहली हरित क्रांति आ गई तो इसमें ये देखा गया कि और उसे अच्छा कैसे बनाया जाए, तो फिर इसमें जैविक खाद हो गया, जैविक खेती हो गया। आप लोग देखेंगे कि दोस्तों जो साइड इफ़ेक्ट हुआ हरित क्रांति का, इसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा यूरिया, पोटास, ये सब जो और केमिकली रासायनिक खाद का उपयोग किया गया। रासायनिक खाद से हमारे पर्यावरण को प्रदूषण हुआ, हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आया दोस्तों। ये साइड इफ़ेक्ट इसके दिखने लगे, वो मानव दुष्प्रभाव दिखने लगा इस पर। तो आगे चल के वैज्ञानिकों ने खोज किया, कृषि वैज्ञानिकों ने, उसके तहत ये देखा गया कि क्या लाया जाए पद्धति जिससे कम किया जा सके रासायनिक खाद, जो उसे कितने कम से कम प्रयोग किया जा सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। इसी के मद्देनज़र देखते हुए दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति लाया गया। द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया। इसका मेन फोकस दोस्तों जैविक खाद, जैविक खेती पर बल देना था। इसका द्वितीय हरित क्रांति का। द्वितीय हरित क्रांति में आप लोग को इतना ही जानिए, द्वितीय हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति कहते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टीलेज पद्धति के तहत देखा, टीलेज पद्धति देखा, हरित क्रांति देखा। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ था, किस फसल को, तो गेहूँ फसल को सबसे ज़्यादा हुआ था दोस्तों। गेहूँ फसल तो हुआ ही था दोस्तों, इसके साथ साथ ही दूसरे पर जो था वो चावल था। इस तरीके से हमने हरित क्रांति देखो दोस्तों। हरित क्रांति में और हम इसको देखेंगे कि जो इंद्रधनुषी क्रांति के तहत और जो हम लाया गया था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित। कभी कभी आप देखेंगे परीक्षा में पूछ लेता है कि कौन क्रांति किससे संबंधित है, तो हम उसको भी देखेंगे आज ही। तो आज देखते हैं दोस्तों हरित क्रांति में एक जो हम पढ़ाए ही हैं, तो आइए उसको अभी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्रांति में दोस्तों हरित क्रांति जो होती है वो खाद्यान्न उत्पादन से, जैसा दोस्तों हम आपको बताए हैं कि हरित क्रांति आपको पढ़ाई रहते थे खाद्यान्न उत्पादन से है। तो दोस्तों हरित क्रांति किससे है, एक खाद्य उत्पादन से है दोस्तों, किससे है, खाद्य उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति दोस्तों किससे है, सुनहरी क्रांति जो हो वो दोस्तों फल एवं सब्जी उत्पादन से है। उसे उद्यान कृषि भी, कहीं कहीं दोस्तों आपको देखेंगे कि उद्यान कृषि पूछ देता है कि उद्यान कृषि किस क्रांति से संबंधित है, तो है सुनहरी क्रांति से। दोस्तों श्वेत क्रांति या सफ़ेद क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। अब भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। और नीली क्रांति दोस्तों ये मछली उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। लाल क्रांति मांस या टमाटर से है, मांस या टमाटर से कौन है दोस्तों, लाल क्रांति। यानी काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से दोस्तों। और गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। और पीली क्रांति दोस्तों है एक तिलहन उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति मांस, झींगा और प्याज उत्पादन से है। यानी पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन से है, किससे है, तिलहन उत्पादन से। और गोल क्रांति दोस्तों है आलू उत्पादन से। काली क्रांति है दोस्तों है पेट्रोलियम उत्पादन से। और दोस्तों भूरी क्रांति है उर्वरक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से। और श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति है दोस्तों उद्यान कृषि या फल एवं सब्जी उत्पादन से दोस्तों। हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे परीक्षा में कहीं न कहीं आप लोग देखेंगे इस क्रांति से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में जोतों का आकार। दोस्तों भारत में जोतों का आकार जो है इसको हम देखेंगे। भारत में जोत कितना है, कितना हेक्टेयर से कितना हेक्टेयर को क्या कहते हैं दोस्तों। 1 हेक्टेयर से कम जोत के आकार को उसे सीमांत जोत कहते हैं, सीमांत जोत कृषक कहते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर तक को बीच को छोटी जोत आकार कहते हैं। और 2 से 4 हेक्टेयर को अर्ध मध्यम जोत आकार कहते हैं। 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य जो रहा है उसे मध्यम जोत कहते हैं। और 10 हेक्टेयर से अधिक को बड़ी जोत। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा दोस्तों। और सीमांत वाला दोस्तों ये वाला है, आप लोग सीमांत जोत, मध्यम जोत और बड़ी जोत पूछ चुका है दोस्तों। और अर्ध मध्यम जोत और छोटी जोत उतना नहीं पूछता है, पूछा तो सब है दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम आपको देखोगे सीमांत पूछता है, मध्यम पूछता है और बड़ा जोत दोस्तों। बड़ा जोत का आकार दोस्तों 10 हेक्टेयर से अधिक होता है दोस्तों। और मध्यम जोत का 4 से 10 हेक्टेयर। सीमांत जोत दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम। आप भी जब देखिएगा सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम
कम है। क्या है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, कम है, एक कम है। सीमांत जोत का आकार जो होता है 1 हेक्टेयर से कम होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज देखा है हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या क्या देखे हैं दोस्तों हम आज को? हरित क्रांति में देखे हैं दोस्तों, एक रफली देख लेते हैं। हरित क्रांति का जो जन्म जाता है, इसकी शुरुआत जो हुई है 1966-67 में हुई दोस्तों। इसके नॉर्मन बोरलॉग विश्व के जन्मदाता इसे माने जाते हैं। हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। 2006 में नॉर्मन बोरलॉग को पद्म विभूषण से भारत सरकार ने नवाजा दोस्तों। इसके साथ साथ इनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो है वो मैक्सिको में हुआ। जो गेहूँ में भारत में सुनहरी क्रांति है, भारत में जो होता है दोस्तों हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन ने ही भारत में उच्च उत्पादकता गेहूं की किस्म लाई दोस्तों। उच्च उत्पादकता की जो गेहूं किस्म आई थी वो मैक्सिकन प्रजाति की थी। और दोस्तों इसके साथ साथ हमने और देखा है कि द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में चालू हुई थी दोस्तों। द्वितीय हरित क्रांति का मेन फोकस था जो था जैविक खेती और जैविक खाद को बढ़ावा देना था। उसके भी जन्मदाता जो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ही थे दोस्तों। अब देखेंगे हम, उसके बाद देखें हम लोग कि हरित क्रांति अब की किससे संबंधित कौन कौन क्रांतियां हैं। क्रांतियों में देखते हैं दोस्तों रफली में हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से हमने देखा है दोस्तों। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी से देखे। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक या गैर परंपरागत से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। इस तरीके से हमने देखा दोस्तों। आखिरी में हम लोग देखें भारत में जोतों का आकार। भारत में दोस्तों जो सीमांत जोत होता है 1 हेक्टेयर से कम जोत को कहते हैं दोस्तों। और छोटा जोत होता है जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो होता है उसे छोटा जोत कहते हैं। अर्ध मध्यम को 2 से 4 हेक्टेयर कहते हैं। अब मध्यम जोत को 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जो होता है मध्यम जोत का आकार होता है। और बड़ी जोत को 10 हेक्टेयर से अधिक होता है उसे हम बड़ी जोत का आकार कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने हरित क्रांति में जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं प्रीवियस ईयर में और जितने बनने की आगे संभावना है सब इसमें हमने सम्मिलित कर दिया है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छी क्लास में। नमस्कार।